सपने में नहीं सोच सकते थे कि जो गांव के लोग, कि उनके गांव में कभी बिजली आएगी, जो देश आज़ाद हुए 70-72 साल हो गए थे, नहीं आई थी। मुझे याद है माननीय अखिलेश जी की सरकार थी और एक बार उन्होंने पूरे साल में 3 गांव का विद्युतीकरण किया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। और आज देख लीजिए, शायद की कोई बात ही नहीं, कोई भी गांव छूता नहीं है जहां बिजली ना पहुंच गई और लोग उसका सुविधा ना उठा रहे हों। हमारे गोंडा में बहुत सारे ऐसे उद्यमी थे, छोटे और मीडियम स्केल के, जो यहाँ कारखाने लगाना चाहते थे, लेकिन बिजली ना होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और आज देख लीजिए, अब छोटे छोटे पैमाने पे तमाम सारे छोटे छोटे उद्योग यहाँ लगना चालू हो गए। तो तमाम सारा विकास काम हो रहा। हमने ये जो श्रावस्ती से खलीलाबाद रेलवे लाइन की बात की, आप समझ नहीं सकते कि मैं और मेरे साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीस है, माननीय सांसद सदस्य हैं, कितनी बार हम लोग दौड़ दौड़ के कहां कहां गए हैं, टाइम लिया है और किस तरह इस रेलवे लाइन को मंजूर किया। तब विपक्ष के लोग ये हारते हैं चुनाव तो कहते हैं कि मतदान की ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन, उसके साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी रिगिंग हो गई और उसके बाद जांच हुई तो कुछ नहीं निकलता है। तो ये किसी ना किसी एक फेस सेविंग बहाना चाहिए लोगों को कि बुरी तरह हार गए चुनाव तो कहेंगे क्या। इस 5 साल में जितना काम गौरा के मौजूदा विधायक प्रभात वर्मा जी ने किया है अपने क्षेत्र के लिए, वहां की जनता कभी सोच नहीं सकती थी। चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो, बिजली हो, जितना काम प्रभात वर्मा ने किया है, प्रभात जी ने किया है, उसका पूरा फायदा इनको मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। गोंडा पोस्ट में आज हम हैं माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी के पास। कीर्तिवर्धन सिंह जी का गोंडा की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ है और कई बार सांसद रह चुके हैं। स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पे। थैंक यू दीपक जी, इट्स नाइस कि आप यहाँ पे आए हैं, आपने समय दिया है। कीर्तिवर्धन जी, तुरंत मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं चुनावों की। विधानसभा चुनाव 2022 की इस समय लहर चल रही है। पहले फर्स्ट फेज की वोटिंग भी हो चुकी है वेस्टर्न यूपी में। हम सीधे आते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पे आप गोंडा की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से विकास या डेवलपमेंट वर्क्स हैं रिसेंट पास्ट में जो हुए हों, जिनके कारण आपको लगता है कि गोंडा की विधानसभा की 5 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा? देखिए, गोंडा के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये यूपी के एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है। गरीबी है, शिक्षा की कमी रही है, व्यवसाय के और नौकरी के यहाँ संसाधन कम रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम जहां गोंडा में रही हैं और अभी तक इन समस्याओं के बारे में तमाम सरकार आई गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो पिछले 5 साल में हम लोग देख रहे हैं, जब से माननीय आदित्यनाथ जी की, योगी जी की सरकार आई है, उस बीच में जो काम हुए हैं और इसके पहले जब से देश आजाद हुआ काम हुए, तो कहीं ज्यादा तुलना में कहीं ज्यादा काम इस 5 साल में हो गए हमारे इस जिले के लिए। चाहे विकास की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे हमारे बच्चों का और शिक्षा का मुद्दा हो, सब मुद्दों पे बहुत सारा काम किया गया। अब उसमें अगर हम कहने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी संक्षेप में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, और विकास को लेकर हमारे गोंडा शहर में जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता था रेलवे क्रॉसिंग के कारण, 3 या 4 बड़े बड़े ओवरब्रिज का एक का निर्माण चालू हो गया, बाकी सब उनका वो बनने जा रहे हैं। हमारी जो सड़कें थी जो बहुत ही टूटी और खस्ता हाल में थी, सारे मुख्य मार्ग बन चुके हैं। हमारा ये उतरौला से लेकर इलाहाबाद तक ये नेशनल हाईवे में घोषित हो चुका है। इस तरह की तमाम चीजें हुई। बिजली घर 120 ये मेगावाट के स्टैब्लिश हो चुके हैं। हमारे जितने ये रेलवे स्टेशन है सबका उच्चीकरण हो चुका है। आपका एक 5,000 करोड़ की रेलवे लाइन जो श्रावस्ती से उतरौला होते हुए खलीलाबाद जा रही, वो पास हो चुकी है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिसके जनता की बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि 5 साल में इतना बड़ा काम हो जाएगा, इतना ज्यादा काम हो जाएगा। वो सारे काम हो गए हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, वो है कानून व्यवस्था। कि बहुत सारे अपराधी या तो जेलों के अंदर हैं या फिर ऐसी अवस्था में है कि वो भविष्य में अपराध न कर सके। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को चुनाव में मिलेगा? देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये लोगों के दिल में समाया हुआ है, क्योंकि लोगों ने वो सरकारें देखी जब वो डर के मारे घर से निकलते थे, उनको पता नहीं था कि सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं।
उनकी घर की महिलाएं, बच्चियां घर से बाहर जाती थी, स्कूल जाती थी, उनको ये नहीं पता होता था कि उनके साथ कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाएगी कि नहीं। ये सारी चीजें हम लोगों के जनता के सामने जा चुके हैं, तमाम सारे दंगे हो चुके हैं, सब देखा है। तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन एक उस समय होता था और आज योगी जी के सरकार में एकदम बंद है, तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में लोग चाहे हो सकता है बात ना करें, विकास की बात करें और चीजों की बात करें, लेकिन एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है जो लोगों के दिमाग में समाया हुआ है। हमारे यहाँ गोंडा में भी आपको एक बता दें, यहाँ पे एक बेल्ट है, एक जगह है जहाँ पे बड़े लंबे समय से बालू की अवैध खनन हुआ करती थी। बसपा सरकार में चला, सपा के सरकार में चला, कोई रोकने वाला नहीं था। कोई अगर अफसर उसमें कुछ कहता भी था तो उसका ट्रांसफर हो जाता था, और हुआ भी हमारे यहाँ। हमारे एक डीएम थे, उनका हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने रोकने की कोशिश की, उनका तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन भाजपा की सरकार आई, हम लोगों ने मुद्दे को उठाया। मैंने स्वयं अपने नाम से, सपा, उस समय सपा की सरकार थी प्रदेश में, और मैंने वहां पे नेशनल, ये दिल्ली में जो है हम उसका वो बोल रहे हैं, हाँ एनजीटी में, मैंने अपने नाम से एनजीटी में अखिलेश सरकार के ऊपर मुकदमा किया। उसका नतीजा ये हुआ कि सारी अवैध खनन बंद हुई और करीब 212 करोड़ रुपए का जुर्माना उन लोगों के ऊपर किया गया। उनकी जितनी अवैध संपत्तियां थी वो कुर्क कर दी गई और आज पूरे तरह से बंद है। तो इस तरह के तमाम अनेक मामले हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। भाजपा सरकार में कम से कम क्रिमिनल्स का, अपराधियों का की कोई जगह नहीं है। यह बहुत तगड़ा मैसेज जनता के सामने है। कीर्तिवर्धन जी, अभी हमने रिसेंटली बात करी थी, गौरा विधानसभा के एक प्रत्याशी हैं श्री राम प्रताप सिंह जी के साथ। पूर्व में वो भाजपा में भी रहे थे और अभी समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हमारे इंटरव्यू में गौरा के सिटिंग विधायक श्री प्रभात वर्मा के ऊपर कि उनके पास उन्होंने इलीगल मीन से आय से अधिक संपत्ति अधिग्रहित करी है और सवर्ण विरोधी हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगाए। आपको क्या लगता है कि ऐसे में जब ऐसे आरोप आपके कैंडिडेट के ऊपर, बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स गौरा विधानसभा में खासकर कैसे नजर आएंगे? देखिए, ये तो हर कैंडिडेट का काम होता है कि अपने दूसरे कैंडिडेट के ऊपर आरोप लगाए, चाहे उसमें कोई आधार हो चाहे पूरा ही निराधार हो। अब आप अगर भ्रष्टाचार के आरोप की बात करते हैं तो जिनका हमने नाम लिया है उनके बारे में पता कर लिया उस क्षेत्र में जाके, क्योंकि जब 2002 या 2003 में जब परसीमन हुआ, ये क्षेत्र हम लोगों के क्षेत्र से जुड़ा और बभनजोत ब्लॉक हम लोगों के क्षेत्र में आया। हम लोग वहां जाने के पहले हम लोग को अपना मन मजबूत करना पड़ता था, क्योंकि वहां पूरे ब्लॉक में सड़क के नाम पर गड्ढों के अलावा कुछ नहीं था। और वहां पे जिनका आपने नाम लिया है, जो मौजूदा कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वहां से 4 या 5 बार एमएलए रह चुके हैं। और उनके बारे में कहा जाता था कि सड़कें तो नहीं बनी लेकिन बसें बहुत चलने लग गई हैं, रोलर बहुत चलने लग गए हैं। तो इस तरह की चीजें देखिए, ये मुद्दे हैं। तो इसको वाकई में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या असलियत है, किसने सही में भ्रष्टाचार किया और किसने जनता के लिए काम किया, आपके सामने आ जाएगा। इस 5 साल में जितना काम गौरा के मौजूदा विधायक प्रभात वर्मा जी ने किया है अपने क्षेत्र के लिए, वहां की जनता कभी सोच नहीं सकती थी। चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो, बिजली हो, जितना काम प्रभात वर्मा ने किया है, प्रभात जी ने किया है, उसका पूरा फायदा इनको मिलेगा। ये अच्छे वोटों से विजयी होंगे। विपक्ष के लोग चाहे जो कुछ कहते रहे, लेकिन जनता जानती क्या सच है क्या गलत है। कीर्तिवर्धन जी, आप मनकापुर से बिलोंग करते हैं और रांची कराने से यहां से बिलोंग करते हैं, तो माना जाता है कि मनकापुर की सीट पर या मनकापुर के क्षेत्र में कीर्तिवर्धन जी जिसको समर्थन करेंगे वो विजयी होगा, उसको विजयश्री प्राप्त होगी। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव 2022 में भी आपका प्रभाव इसी प्रकार से यहां के सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और 7 बार के विधायक श्री रमापति शास्त्री जी को मिलेगा? देखिए, हम केवल मनकापुर सीट की नहीं बात कर, पूरे यूपी की बात कर रहे हैं। जो वोट इस बार मिलेंगे जनता के, वो मैं जानता हूं विकास के नाम पे मिलेंगे, एक कानून व्यवस्था के नाम पे मिलेंगे और एक अच्छी सरकार को मिलेंगे। जो सरकार बीजेपी के सरकार आदरणीय आदित्यनाथ जी जिसको एज ए मुख्यमंत्री उसको चला रहे हैं, और जो काम हो इसके नाम पे मिलेंगे। ये जरूर है कि व्यक्ति विशेष लोगों का प्रभाव रहता है अपने अपने क्षेत्र में, और ये जरूर है कि ये सीट हम लोगों की पुश्तैनी, क्योंकि मेरे ये 4वीं पीढ़ी है जो हम लोग यहाँ पे राजनीति में है, और निश्चित तौर से तमाम सारे लोग जुड़े हैं, तमाम परिवार जुड़े हैं, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और पुराने समय से जुड़े हैं। तो उसका जरूर हम लोग
उसको लेकर आगे बढ़ते हैं राजनीति में। लेकिन इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा काम किया गया है, जो जन कल्याण योजनाएं लागू की गई हैं, जो गरीबों को फायदा मिला है, जो हमारे जंगल में रहते थे हमारे लोग जिनको उनको घर मिल गया है, टांगिया के लोग, ये सारी बहुत बड़े मुद्दे हैं और इस सब पे वोट मिलने वाला और निश्चित तौर से रमापति जी दोबारा विजयी होंगे यहाँ से। आपने अभी कुछ लोगों की बात करी जो जंगलों में रहते थे, ऐसे लोगों के विकास में और जीवन में कितना बदलाव आया पिछले 5 सालों में? देखिए, आप खुद इसकी कल्पना करिए कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जगह से दूसरी जगह, जहां पे पेड़ कटने हैं जंगल के द्वारा और जहां नए पेड़ लग रहे हैं, उन लोगों को उस जगह से उजाड़ के दूसरी जगह डाल दिया जाता था। जहां कटान हो चुकी होती थी वहां पे पेड़ लगते थे, वहां पे फिर से इनकी झोपड़ियां बनती थी और जब तक वो पेड़ 10-12 साल में बड़े नहीं होते तब तक वो वहां रहते थे। तब तक दूसरे टुकड़े में कटान लग जाती थी, फिर यहां से लोग बोरिया बिस्तर समेट के दूसरी जगह आते थे। इनके पास अस्थायी रहने की कोई जगह नहीं थी, इनके पास सरकार की कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं थी, इनके यहाँ ना बिजली था, ना इनके यहाँ स्कूल था, इनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। केवल एक जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी एक लेबरर की तरह ये लोग काम करने के लिए विवश थे। अब आदरणीय योगी जी ने इनको अस्थायी जगह दे दिया है, इनको घर हो गया है, इनका अपना वतन हो गया है, इनके पक्के घर बन रहे हैं, इनके यहाँ बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, इनको बिजली की व्यवस्था हो गई, राशन की व्यवस्था हो गई। तो आप खुद सोचिए कि जो कई पीढ़ियों से दर दर भटक रहे थे, आज उनके पास अपनी एक रहने की जगह होगी, तो कितना बड़ा इसका फर्क उस परिवार को पड़ेगा। इनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, कोई ये नहीं व्यवस्था है कि हाँ केवल जंगल की मजदूरी ही करनी है, आगे बहुत बढ़ सकते हैं, परिवार आगे बढ़ सकता है। तो आप खुद ही सोचिए, जो समाज की एक मुख्य धारा है उसमें ये लोग जुड़ गए हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क उनके निजी जीवन पर जरूर पड़ा। तो जो ऐसे लोग जो डेवलपमेंट से दूर थे, वो लोग, उन लोगों का परिवार आगे बढ़ रहा है और डेवलपमेंट हुआ है, उनकी पर्सनल फैमिली में डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसे लोगों और ऐसे उदाहरणों के साथ ऐसे विकास की बातें जब आप करते हैं, आपको क्या लगता है कि गोंडा में कितनी विधानसभा सीटें भाजपा जीतेगी? देखिए, गोंडा में तो ऐसे 7 विधानसभा सीट हैं और मेरे क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट है जो एक उतरौला की है। और मुझे पूरा यकीन है केवल गोंडा नहीं, हमारे अवध क्षेत्र में कोई ऐसी सीट नहीं दिख रही जो भाजपा हार रही हो। सारी सीटों पे भाजपा को जीतना यहाँ का लगभग निश्चित है और वो केवल रिजल्ट आने की देर है, बाकी जनता अपना मन बना चुकी है। हम देखते हैं कि आप विभिन्न लोगों के विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे आरोपों को आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये काम है विपक्ष का आरोप लगाना और हम लोगों का काम है कि जो जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरा करना। मेरे अलावा इस क्षेत्र से और भी सांसद रहे हैं, मैं कोई पहला सांसद नहीं हूं, उनकी भी सरकार रही है। 2014 के पहले एक बहुत बड़ा नाम था जो यहां से जिनको जनता ने आज जिताया था और वो केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो आरोप लगाते कि तुलना कर लें कि मेरे द्वारा 2014 से लेकर आज तक कौन सा क्या क्या विकास काम हुआ है और उसके पहले क्या विकास काम हुआ है। और ये विकास काम घर में बैठ के नहीं होता है, ये विकास काम गांव में बैठ के नहीं होता है। इस विकास काम के लिए आपको भागना पड़ता है, दफ्तर जाना पड़ता है, मंत्रालय दौड़ना पड़ता है, दिल्ली रहना पड़ता है, चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, फोन करना पड़ता है। तो हम लोगों को अपना समय बांट के चलना पड़ता है कि कुछ समय तो खैर जनता के बीच में रहना ही है, लेकिन जो जनता ने जिम्मेदारी दी है उसको भी पूरा करना है। नहीं तो 5 साल बाद जनता ये भी मुड़ के कह सकती है, सवाल कर सकती है आपने किया क्या। तो आज जो तमाम सारा विकास काम हो रहा है, हमने ये जो श्रावस्ती से खलीलाबाद रेलवे लाइन की बात की, आप समझ नहीं सकते कि मैं और मेरे साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीस है, माननीय सांसद सदस्य हैं, कितनी बार हम लोग दौड़ दौड़ के कहां गए हैं, टाइम लिया है और किस तरह इस रेलवे लाइन को मंजूर कराया। इसी तरह जो हमारे ओवरब्रिज जो मैंने 3 तो मेरे द्वारा पास किए गए हैं, मतलब मेरे द्वारा चिट्ठी लिखी गई, प्रयत्न किया गया, दौड़ भागी की गई, 2016 से लगे हुए हैं, अब जाके वो मंजूर हो गए, काम चालू हो गए। तो इसके लिए समय देना पड़ता है। इसी तरह और तमाम विकास काम है। लेकिन हाँ, जरूर है, ये भी बात है कि जहां जहां जरूरत रहती है, पार्टी का प्रोग्राम हो, कोई आकस्मिक घटना कहीं हो गई हो, जनता के बीच में मेरा रहना निरंतर रहता है। और जब भी सदन नहीं रहता, मैं ज्यादातर मनकापुर रहता हूँ। यहाँ पे भी रोज नित्य रूप से 11 बजे से 10:30 बजे लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक यहाँ जनता से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, उस पर काम होता है। और उसके अलावा क्षेत्र में भी हम लोगों का भ्रमण लगा ही रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, विपक्षों का काम है आरोप लगाना, वो लोग आरोप लगाएंगे,
हम लोगों का काम है काम करना, जनता की जो वादे किए गए थे, जो जिम्मेदारी उसको पूरा करना, वो हम लोग पूरा करेंगे। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना और सत्ताधारी पार्टी का काम होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट पे लोगों के बीच में जाना। तो आपने मुझे कुछ माइक्रो अचीवमेंट्स बताए थे कि गोंडा के अंदर ओवर ब्रिजेस की आपने जो प्रयास किया और उसके कारण ओवर ब्रिजेस पास हुए हैं। देन आपने अभी सड़कों की भी बात करी। ऐसे कौन कौन से मेजर अचीवमेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको लगता है कि उन अचीवमेंट के कारण पार्टी का ओवरऑल उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहेगा? देखिए, अचीवमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो दो तरह की अचीवमेंट की बात करेंगे। एक जो सामाजिक स्तर पे हुआ है और जो एक आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल हुआ है। मैं सामाजिक स्तर से चालू करता हूं। आपको शायद नहीं ध्यान होगा या जानकारी नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले यहां पे दो बहुत बड़े मुद्दे थे। एक तो यहां पे बच्चों से 5-5, 10-10 हजार रुपये लिए जाते थे उनको पास कराने बोर्ड के एग्जाम, और यहां नकल माफिया का इतना बड़ा पकड़ हो गया था कि यहां के बच्चों का भविष्य एकदम खत्म कर चुके थे, और ये आम बात हो गई थी। गरीब से गरीब परिवार से भी जब तक वो पैसा ना दे उनको ठीक से इम्तिहान नहीं दिया जाता था। इसी तरह एक बहुत बड़ा दूसरा मुद्दा था हमारे गन्ना किसानों का। हर कांटे पे घटतौली होती थी, हर ट्रॉली से 5 क्विंटल गन्ना उनके सामने, उनके आंखों के सामने चुरा ले लिया जाता था, और वे बेचारे विवश थे, बेबस थे, कुछ कह नहीं सकते थे। और ये दोनों मुद्दों को लेकर के चाहे सपा सरकार भी हो, बसपा सरकार भी हो, मैंने दोनों मुद्दे उठाए थे। और कई बार कहा गया, मैंने नहीं, बहुत लोगों ने कहा, प्रदेश के कई लोगों ने कहा, लेकिन जैसे कि वो सरकारें थी उनकी नींव ही भ्रष्टाचार की थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही माननीय प्रधानमंत्री जी का 2017 में यहां प्रोग्राम लगा। मैंने उनको इन चीजों से अवगत कराया, उन्होंने अपने भाषण में कहा, और उसके बाद कुछ ही महीनों में ये दोनों इतनी बड़ी ये जो भ्रष्टाचार के जड़ थे, ये दोनों खत्म कर दिए गए। आज तक अब ना कहीं नकल माफिया रह गया, ना कहीं गन्ना माफिया रह गया। इसी तरह सामाजिक स्तर पे जो कानून व्यवस्था सुधरी है, जो हमारे गरीबों के लिए जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, चाहे आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, गैस की व्यवस्था हो, हमारे बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था है, गांव गांव में स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए तमाम ये केंद्रीय योजनाएं लागू की गई हैं। ये सारी सामाजिक जो व्यवस्था बनाई गई है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहती है। और इस योजनाओं से हम सभी लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी के हम लोग, चाहे सदस्य हों, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे सांसद हों, चाहे एमएलए हों, हम सब लोग जुड़े रहें, तो ये एक बहुत बड़ा वजह है कि जिससे हम लोगों को इसका वोट, इसका फायदा मिलने वाला है। दूसरी चीज, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो तमाम रोडें सड़कें बन रही हो, बन गई हैं। अब बहुत ही कम सड़कें बनी है जिनका बनना बाकी रह गया है। ये समस्या ये सड़कों की समस्या कोई नई नहीं है। हम लोगों ने सपा की सरकार देखी 3-4 बार, हम लोगों ने मायावती जी की सरकार देखी 3-4 बार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगर मैं सड़कों का नाम गिनाने लगूं तो समय लग जाएगा, लेकिन आज आप खुद देख लीजिए यहां चल के हमारे जिले में कि कोई भी टूटी फूटी सड़क आपको नहीं मिलेगी। बिजली व्यवस्था की बात कर लीजिए, हम लोग सपने में नहीं सोच सकते थे कि जो गांव के लोग, कि उनके गांव में कभी बिजली आएगी। जो देश आजाद हुए 70-72 साल हो गए थे, नहीं आई थी। मुझे याद है माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, और एक बार उन्होंने पूरे साल में 3 गांव का विद्युतीकरण किया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। और आज देख लीजिए, शायद की कोई बात ही नहीं, कोई भी गांव छूता नहीं है जहां बिजली ना पहुंच गई और लोग उसका सुविधा ना उठा रहे हो, उसका फायदा ना पा रहे हो। राशन की कहानी तो अपनी जगह है, कोई सोच नहीं सकता था जिस बड़े पैमाने पे राशन दिया जा रहा है, जिस तरह हमारे कोविड में जो मजदूर आए उनकी जिस तरह मदद की गई, जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर मुफ्त टीकाकरण किया गया, ये आम बातें आम लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारी चीजें हैं। जहां तक आप मेरी अगर व्यक्तिगत बात कर लीजिए तो रेलवे ओवरब्रिज है, यहाँ पे तमाम सारे अंडरपास है जो हम लोगों ने अपने प्रयास से बनवाए गए। यहाँ के सारे रेलवे स्टेशनों का उच्चीकरण हम लोगों ने अपने प्रयास से किया। यहाँ पे 2-2 बड़े-बड़े बिजली घर हम लोग ले आए हैं, जिनकी फाइलें एक बार 3 बार लौट के आई और 3 बार उसको प्रयास करके फिर उसको लाने का प्रयास किया, वो आ गई। तो ये हम लोगों ने भी अपने तरफ से पूरा प्रयास किया गया। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि लोग अक्सर प्रयास किया करते हैं, लेकिन अगर सरकार के मन में जन कल्याण की भावना ना रही हो तो वो सारे प्रयास विफल होते हैं। हम लोग इस मामले में ये बात है
कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हम लोगों की सरकार है वो भी जनता के बारे में सोच रही है। हम लोग कोई भी अगर प्रॉब्लम लेके, कोई भी जन समस्या लेके, जो कोई भी विकास का मुद्दा लेके जाते हैं तो उस पर सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसके आभारी हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप उत्तर प्रदेश के पुराने सांसद हैं और आपकी फैमिली को हमेशा विजनरी कहा जाता है और आप लोगों के ही, आपके पिताजी श्री आनंद सिंह जी के विजन के कारण ही सन 1984 के तकरीबन गोंडा में स्थापना हुई एक बहुत बड़े इंडस्ट्री की, आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की। उसके बाद से गोंडा में कभी भी इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोबारा नजर नहीं आए, अगर हम सरकारी मतलब प्राइवेट संस्थानों की बात करें या फिर पीएसयू की बात करें। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में, जैसे कि सरकार ने घोषणा भी करी है, भाजपा ने घोषणा भी करी है अपने वादों में कि 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर और हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, ऐसे में आपको क्या लगता है उस 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या फिर किसी और तरीके से आपके विजन से भविष्य में किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट सेंटर गोंडा या मनकापुर कहीं पे नजर आएगा? एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। अब अगर मैं आईटीआई की बात जो आपने छेड़ी तो उस पर मैं पहले बात कर लूं कि ये जरूर है कि मेरे पिताजी द्वारा लाई गई, लेकिन फिर उसी कांग्रेस सरकार के अंतर्गत इस आईटीआई का ये हाल हो गया कि बंद होने के कगार पे हो गई। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ जो और तमाम पर्दे के पीछे खेल चले, उसमें इस आईटीआई को ऑर्डर मिलने बंद हो गए और ये बंद होने के कगार पे आ गई थी। 2014 में जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं उनके पास इस आईटीआई की दिक्कतों को लेकर एक पत्र लेके गया था और ये काम केवल आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं कि 12 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था, 12 बजे मैं पद दे के आया और 3:30 बजे मिनिस्ट्री से फोन आ गया मेरे पास उसी दिन कि आपका पद पे प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया और आप हमें समय दीजिए, आपसे इसके विषय पर बात करनी। ये मैं सोच नहीं सकता था कि इतनी जल्दी इतना बड़ी कार्यवाही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हो जाएगी और हो गई। उसके बाद हम लोग लगे रहे, ना जाने कितनी मीटिंगें हमने वहां डिपार्टमेंट में की, वहां के अफसरों के साथ की और उसका नतीजा ये रहा कि आईटीआई आज फिर अपने पैरों पे खड़े होने के कगार पे आ गई है, उसको ऑर्डर भी मिल रहा है और काम भी तेजी चल रहा है। अब जहां तक आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले शिक्षा, और भी व्यावसायिक शिक्षा, उसी के बाद लोगों को नौकरी मिल सकती है और शिक्षा को लेकर यहाँ पे तमाम ठोस कदम लिए जा चुके हैं, एक मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है। और दूसरी चीज देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जब तक मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक वो उस जिस स्केल पे, जिस पैमाने पे हमारे युवा एम्प्लॉयमेंट ढूंढा वो नहीं मिलेगा। आप ये जो अभी बजट हुआ इसको भी देख लीजिए कि कितना बड़ा बढ़ावा मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिल गया है। इसी के साथ साथ जो आजकल के नए युग के जो इंडस्ट्रीज या बिजनेस कह लीजिए हैं, खास करके जो यूनिकॉर्न्स हैं या इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं, उसको भी कितना बढ़ावा सरकार दे रही है। ये सब हमारे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट हम लोग अगर सोचते हैं तो कारखाने या मिल या फैक्ट्रीज की बात करते हैं, और एक कारखाने या मिल या फैक्ट्री चलाने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, और जब तक विद्युत व्यवस्था ना हो तब तक कोई कारखाना सेटअप नहीं हो सकता है। आज तक हमारे गोंडा में बहुत सारे ऐसे उद्यमी थे, छोटे और मीडियम स्केल के, जो यहाँ कारखाने लगाना चाहते थे, लेकिन बिजली ना होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और आज देख लीजिए, अब छोटे छोटे पैमाने पे तमाम सारे छोटे छोटे उद्योग यहाँ लगना चालू हो गए हैं, और ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक ये जरिया रहेगा। तो इस तरीके से जो इतने साल से इतने सरकारों द्वारा जो उपेक्षित रहा है जो क्षेत्र, अब उसमें कदम आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर से बहुत जल्दी ही, मेरा ख्याल अगर ये कोविड महामारी ना होती और 2 साल पीछे हम लोग ना चले गए होते तो अब तक एम्प्लॉयमेंट का हम लोग के पास दिक्कत ही ना होती। लेकिन अगले 2-4 साल में जरूर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसको हल किया जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो है बागी। भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार जो सिटिंग एमएलएस थे उनको टिकट मिला है, जिसके विरोध के स्वरूप में बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे राजनेता जो कि टिकट मांग रहे थे, बागी तेवर अपना लिए हैं। कटरा में विनोद शुक्ला जी हैं, देन लल्ला भैया जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, समाजवादी पार्टी ग्रहण करने की घोषणा कर दी उनके पुत्र ने। आपको क्या लगता है कि इन बागियों के कारण क्या गोंडा के अंदर विधानसभा चुनाव 2022 पर असर पड़ेगा
और भविष्य में 2024 पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो आप शब्द बागी यूज कर रहे हैं, हम उसको बागी नहीं कहेंगे। ये राजनीति के दो पहलू होते हैं कि आप जनता की सेवा के लिए राजनीति करना चाहते हैं या आप अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करना चाहते हैं। जो जनता की सेवा के लिए राजनीति कर रहा है, आज की तारीख में, आज के समय में, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई जनता के बारे में सोचेगा तो जरूर बीजेपी से जुड़ना चाहेगा, चाहे किसी भी लेवल पे जुड़े, चाहे उसको टिकट मिले ना मिले, समाज सेवी हो, कुछ भी हो। जिस तरह का कल्याणकारी काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो जनता के बारे में सोच रहा है, जो देश के बारे में सोच रहा है, जरूर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की कोशिश करेगा। अब इसके अलावा जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने पोजीशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढा ही करेंगे। मैं उनको बागी नहीं कहूंगा, मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि हाँ, वो अपने भविष्य का चिंता है, उनको अपने भविष्य की ज्यादा चिंता है, देश की चिंता कम है, वो उसके लिए कोई ना कोई अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो वो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। अब उसको जो कुछ भी आप कह लीजिए, जैसा भी कह लीजिए। अच्छा, दूसरा एक सवाल मेरा आपसे है कि जैसे दावा किया जाता है भाजपा में, अमित शाह जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, बार बार योगी जी बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, साथ ही हमेशा एक कहा जाता है पॉलिटिकल दायरों में, एक शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी, कि सरकार एक बार आ गई है तो उसका विरोध होता है। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, किसी भी, एक विरोध होता है, उसके ना आने का एक कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर रहेगा? दूसरा पहलू मेरा सवाल का यह है कि चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार होने के नाते एंटी इनकम्बेंसी को मैं जोड़ रहा हूं, क्या लोग सिर्फ योगी मोदी को देखकर वोट कर देंगे या फिर अपने लोकल कैंडिडेट को भी देखेंगे? जैसे हमने कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमें लोकल कैंडिडेट तो पसंद नहीं है, हमें योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपको क्या लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी और लोकल कैंडिडेट का फेवरिज्म या फिर अनफेवरिज्म कितना इंपैक्ट करेगा इस चुनाव में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का इंपैक्ट तो होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का इंपैक्ट होता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी कि एंटी इनकम्बेंसी है क्या, और उसको एक तराजू पे रख के देखना पड़ेगा। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के लिए भी हो सकती है और एंटी इनकम्बेंसी व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी जो मैं समझता हूं मोटी मोटी तौर पे कि लोगों की अपेक्षाएं नहीं पूरी की गई तो एंटी इनकम्बेंसी हो गई, या मैं एक किसी जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए मेरा जो कार्य करने की शैली रही वो उस हिसाब से लोगों को नहीं पसंद आई तो भी एंटी इनकम्बेंसी हो गई। उसको एक बैलेंस में देखना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक सरकार की बात है, मैं ये पूरी तरह से मैं यकीन है कि सरकार के लिए अब की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्योंकि जितना काम लोगों ने देखा है, जो 70 साल में लोगों को सपना भी नहीं था कि इतना काम हो जाएगा, तो इतना काम 5 साल में हो गया, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मैं जानता हूं ये बात कि भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी तरह खुश है और आगे भी अपने भविष्य के बारे में भी यही देख रही है जनता की भारतीय जनता पार्टी ही कुछ उनके और भविष्य के लिए और काम करेगी, और उसका पूरा विश्वास उनको बन चुका है। तो पार्टी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब जहां तक व्यक्ति विशेष की आप बात करें तो लोगों पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, कितना पूरा कर पाए, कितना नहीं पूरा कर पाए। लोग उनसे अगर नाखुश हैं तो क्यों हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी इस मुद्दे पर भी होनी चाहिए, लेकिन अगर है भी थोड़ी बहुत तो उसको उस पे उसका कोई असर इस यहां के नतीजे पे नहीं आने वाला है, क्योंकि काम इतना किया जा चुका है। और मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने योजनाओं के साथ ही नहीं, हम लोगों को हमेशा काम पे लगाए रहती है। जितने भी हम लोग पदाधिकारी, चाहे एमपी हो, सांसद, उनके संगठन के लोग हैं, हम लोग महीने में ज्यादातर समय जनता के पास भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के लेकर पहुंचे रहते हैं, उनको बताया करते हैं, उन अवेयरनेस पैदा किया करते हैं। तो ऐसे भी मुझे कोई ऐसा ज्यादा कोई व्यक्ति विशेष या जो जिनको टिकट मिला है जो आपकी लड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट कोई ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी मुझे दिख नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाता है। नरेश उत्तम पटेल जी ने अभी आरोप लगाए थे गोंडा के जिलाधिकारी के ऊपर कि उनके संबंध हैं यहाँ के एक सांसद के परिवार से। फिर उसके बाद कार्रवाई भी हुई उनके ऊपर, डीएम को हटा दिया गया, नए डीएम आए हैं। ऐसे में आप क्या जवाब देंगे ऐसे आरोपों का? जब देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कार्रवाई भी हो गई, तो दोनों चीजें नहीं। अगर कार्रवाई ना होती तो आप जरूर आरोप लगा सकते थे कि दुरुपयोग किया जा रहा है,
लेकिन कार्रवाई भी होगी तो मैं नहीं कह सकता हूँ दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर दुरुपयोग करना होता तो शायद कार्रवाई या और चीज ना होती। ये आम बात है, ये पुरानी बात है, आम बात नहीं लेकिन पुरानी बात है कि जब जब विपक्ष के लोग ये हारते हैं चुनाव तो कहते हैं कि मतदान की डब्बो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन उसके साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी रिगिंग हो गई और उसके बाद जांच वाँच हुई तो कुछ नहीं निकलता है। तो ये किसी ना किसी एक फेस सेविंग बहाना चाहिए लोगों को कि बुरी तरह हार गए चुनाव तो कहेंगे क्या। तो आज ये आरोप लगा रहे हैं, इनको पता है छानने वाले तो शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप के पीछे अगर कोई तथ्य मुझे तो नहीं नजर आ रहा और ना नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक साफ और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करती है, उसको जनता के ऊपर विश्वास है, हमारी पार्टी को पता है कि हम लोग जीतने वाले हैं। हम लोगों को कोई दुरुपयोग करने की ना हम लोगों के कभी इतिहास में रहा है, ना हम लोगों के सिद्धांत में है और ना कभी ऐसा होगा। इसका मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं। आपने मुझसे कहा कि 70 साल में जिस तरह के कार्य नहीं हुए थे वो पिछले 5 सालों में हुए और मोदी जी की सरकार के तहत भी हुए। कुछ ऐसे कार्य अगर व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है कि और बेहतर किए जा सकते थे या कमी है या फिर उनको भविष्य में नापा जाएगा, बनाया जाएगा, किया जाएगा, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं स्पेसिफिकली अगर मैं गोंडा के लिए या गोंडा के लोगों के लिए बात करूं? जहां तक गोंडा की बात है, जैसा कि मैंने कहा, ये शिक्षा के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा इलाका था। अब नहीं रह गया है, अब तो काफी काम हो गया है, लेकिन इसी तेज गति से हम लोगों की शिक्षा के लिए और युवाओं के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके भविष्य के लिए काम हुआ करे तो बहुत जल्दी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब एक दो सवाल मैं आपसे अंतिम पूछूंगा। एक है किसानों के बारे में, थोड़ी एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। आपने बताया भी था कि शुगर पेमेंट्स वगैरह को आसान किया गया है। किसानों की कई सारी समस्याएं होती हैं। किसानों की समस्याओं को भविष्य में, जैसे पूर्व में भाजपा की सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के दोगुना करने की प्रयास किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लोगों के अकाउंट में पैसा आता है। भविष्य में और किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे क्या क्या कार्य किए जाएंगे? देखिए, ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो कानून लाए गए थे वो कानून बहुत ही आवश्यक थे, लेकिन कुछ लोगों के प्रेशर में, कुछ लोगों की स्वार्थ में वो कानून अभी अबेंस में डाल दिए गए हैं। वो कानून लागू होना बहुत जरूरी, तभी हमारे छोटे किसान को बल मिलेगा, तभी उसकी आय बढ़ेगी। जब तक ये मिडिलमैन, जब तक ये बिचौलिया रहेंगे, हमारे किसान उन्हीं के बंधक बनते रह जाएंगे। आजकल देखिए, जमाना है डायरेक्ट सेल परचेज का। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, खाने की पैकेजिंग और प्रोसेस फूड की बहुत बड़ा ये बिजनेस का वो स्रोत है। और ये मिडिलमैन द्वारा अगर कंपनियां लेती रहेंगी तो किसान अपनी जगह रह जाएंगे। अगर किसान को मौका मिल गया कि सीधे हम मंडी के जो रूल्स हैं, मंडी के जो कानून है, उससे ना बंध के उनको आज़ाद कर दिया जाए कि वो अपना प्रोडक्ट, वो अपनी मेहनत का जो भी उनकी जो उपज है उसको जहां चाहें बेचे, जहां उनको सबसे अच्छा दाम मिले वहां बेचे, तभी हमारा किसान आगे बढ़ेगा। लैंड लीज लॉ है। अब हमारे किसान बढ़ते बढ़ती जमीन, बढ़ते बढ़ते परिवार, बढ़ते बढ़ते एक छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन हो गई है। उन छोटे टुकड़ों में ना मैकेनाइज खेती हो सकती है, ना उस छोटे टुकड़ों से किसी परिवार का पालन पोषण हो सकता है। फार्म लैंड लीज अलाउड हो जाए, लोग जो बड़े लोग हैं जो अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं वो लीज पे ले लें। इसके साथ साथ जिनकी ज़मीनें हैं, जो किसान हैं, उनका सारा इंटरेस्ट, उनके कानून कायदे ऐसे बने कि उनके साथ कोई अन्याय ना होने पाए। ये सब चीज़ें आगे ले आना बहुत ज़रूरी है। खेती का भी एक पैमाना होता है, जब तक उस पैमाने पे खेती नहीं की जाएगी तब तक हम लोगों का किसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसके लिए माननीय आदरणीय मोदी जी की भी सोच यही है, हमारी पार्टी की भी सोच यही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि चुनाव के बाद इस पर दोबारा से एक सबको समझाते हुए, सबको साथ लेकर, सबके विकास की बात करते हुए इस पर दोबारा से एक प्रयत्न होगा, ये मुझे विश्वास है। और ये हम लोगों के किसानों के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होगा। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार भी चलाती है, राज्य सरकार भी चलाती है, लेकिन वो जो अंतिम पायदान में, जैसे आपने छोटे किसानों की बात करी कि छोटे किसानों को उतना फायदा नहीं पहुंचता है, अंतिम किसान को उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं वो या तो उनको ज्ञान का अभाव रहता है कि उनको पता नहीं होता है कि इस तरह की योजनाएं हैं, या फिर उतना कंप्यूटर से जुड़ा हुआ किसान नहीं है कि उसके लिए अप्लाई कर पाए, उसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाए, और पोर्टल बड़ी जल्दी बंद हो जाता है।
कुछ लोगों के लिए आता है, तो जो धनवान लोग होते हैं या फिर सामर्थ्यवान लोग होते हैं वो अप्लाई करके उन योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, कि वो जो अंतिम पायदान पे वो जो लास्ट इंडिविजुअल, एक छोटा इंडिविजुअल है, वो ऐसी योजनाओं का उपयोग करे, ऐसा क्या सुनिश्चित, नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। आप बहुत सही बात करें। देखिए, इसीलिए फार्मर्स कोऑपरेटिव एक बहुत जरूरी चीज है। फार्मर्स कोऑपरेटिव इसीलिए बनाई जाती है कि ये छोटे छोटे जो किसान हैं उनका संगठन एक बन जाए और उसको 3-4 जिम्मेदार लोग सौंपा जाए जो ये सारा काम करें। जितनी भी आपने कहा कि क्या इंटरनेट पर अवेलेबल, क्या इंटरनेट पे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या सूचनाएं आ रही हैं, उसका तुरंत मौके पे कैसे फायदा उठाया जाए, ये सारी चीजें तभी संभव है। और ये सारी चीजें हम लोगों के पार्टी की सोच में है। उसके लिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हम लोगों के जो जिले में जो कृषि विभाग है उनके पास बराबर इस तरह की योजनाओं की ट्रेनिंग के लिए भी आता है। तो ये सारी चीजें की जा रही है। और देखिए, बात यह है कि जो इतने सालों से जो एक सिस्टम चला आ रहा था उसको बदलने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन देखिए बदलाव बहुत जल्दी हो रहा है। अब हमने गरीब से गरीब किसानों को देखा है, वो घर जा रहे हैं, सर पे कुछ अपना बोझ ढो के जा रहे हैं, लेकिन एक हाथ से मोबाइल में बात कर रहे हैं। ये मैंने देखा है, खुद देखा है। आजकल का जो नवयुवक है वो हो सकता है शिक्षा उसको ना उपलब्ध हो, ना पढ़ने जाता हो, लेकिन मोबाइल चलाना जरूर जानता है। अभी इंटरनेट का जमाना आ गया है, मोबाइल्स पे सारी चीजें उपलब्ध है और धीरे धीरे बहुत जल्दी ये पकड़ लेगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि हमारा जो क्षेत्र है, और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां बिना किसी टेलीफोन व्यवस्था से सीधे मोबाइल पे हम लोग जम करके आए हैं। कोई टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी, टेलीफोन लाइनें नहीं थी। गांव में टेलीफोन लाइन लगाना बहुत बड़ा काम होता था। और जहां टेलीफोन नहीं था वहां सीधे मोबाइल पे आज आदमी बात कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, अपने दूर दराज रिश्तेदार जो कहीं और नौकरी पेशे पे उनसे बात कर ले रहा है, मेडिकल सेवाओं का फायदा उठा रहा है, बैंकिंग का फायदा उठा रहा है, पैसे जमा खर्च कर रहा है। तो आप सोच रहे कितना बड़ा ये एक, जिसको हम लोग एक बहुत बड़ी एक जम करके हम लोग आगे आए हैं। तो ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा, इसको आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको केवल सिस्टम को बिठाने में, सिस्टम को आगे बढ़ाने में जो थोड़ा बहुत लगता है वो हमारी सरकार कर रही है। बहुत जल्दी इसका फायदा हमारे छोटे किसान भी उठाने जा रहे हैं। अब बस एक छोटा सा पर्सनल सवाल, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, न सिर्फ इस जनपद के या आसपास के लोग, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं और आपसे आकांक्षाएं रखते हैं। सो दे सी यू एज अ रोल मॉडल। ऐसे लोग बड़े जिज्ञासु होते हैं कि भविष्य में कीर्तिवर्धन सिंह जी क्या करेंगे। आपने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, कई बार के आप सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में करंटली सांसद हैं, और ऐसे में वो कौन कौन सी चीजें जो आपको आज भी लगता है कि मैं प्रयास कर सकता हूं, भविष्य में और बेहतर कर सकता हूं, या फिर ये अनअचीव्ड बचा यार, अभी तो ये करना है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पिछले 5 साल हम लोगों को लग गए वो जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत जो चीजें थी, जैसे मैंने कहा सड़क है, बिजली है, पुल है, इसको पूरा कराने में। और खुशी है मुझे इस बात को ये कहते हुए कि ये अब इसमें ज्यादातर, अगर 100 में से 98 काम पूरे हो चुके हैं, बाकी 2 भी पूरे हो जाएंगे सरकार के रहते हुए। अब हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जो आप पहले भी आप कह चुके हैं, जो युवाओं के नौकरी को लेकर है, इनके भविष्य को लेकर है। अब उसकी चिंता हम लोगों को करनी है। और अगर जनता फिर मौका देगी, या भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार बनने जा ही रही है, अब अगला ये हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि यहाँ की युवाओं के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या सेटअप किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उस पर पूरा हमें प्रयास करना है अगले 5 साल। ये बहुत बड़ी बात कीर्तिवर्धन सिंह जी ने की है कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, वो सब हुए हैं जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया। उसके साथ ही इस बार इनका फोकस अगले 5 सालों पे या फिर भविष्य में रहेगा नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के नए साधन इस क्षेत्र में खोलने का। कीर्तिवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोंडा पोस्ट से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीपक जी, आप इतना समय लेके दिल्ली से आए हुए हैं और आशा है फिर जल्दी भेंट होगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, गोंडा पोस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कीर्तिवर्धन सिंह जी, आप देखते रहिए गोंडा पोस्ट।